welcome or welcome back to our channel Nimyaz Niche. I am Nishtha. This is Anjali. And we are third year students at Miranda House, University of Delhi. Today we are going to answer some most asked questions about CUET and Delhi University. So let us begin by the first question, which is, what advice would you give to the students who are preparing for CUET and wants to get admission into Delhi University? So एडवाइस फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर NCERTs. तुम्हें पता है तुम्हारा पेपर सिर्फ NCERT से आने वाला है, तो अपनी NCERT को अच्छे से प्रिपेयर करो. सेकेंडली, सब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं पढ़ना तुम्हें, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि वन लाइनर आंसर तुम्हें देने हैं वहाँ पे. थर्डली, मॉक टेस्ट दो, कि तुम किसी कोचिंग के मॉक टेस्ट दो ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो कि तुम्हारा टेस्ट कैसा होने वाला है. तुम फर्स्ट बार इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो कोई, तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे तुम्हें एग्जाम देना है. फोर्थली, रिवाइज करो. लास्ट के जब 15 दिन बचे, कुछ नया नहीं पढ़ना है तुम्हें. जितना अब तक तुमने पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करते रहो ताकि तुम्हारे कंसेप्ट्स बिलो, तुम्हें सब कुछ याद रहे उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे. फोर्थली, फर्स्ट बार तुम एग्जाम देने जा रहे हो, वो भी कंप्यूटर बेस्ड, तो तुम्हें थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए. तो कंप्यूटर चलाना थोड़ा बहुत सीखो. इसके अलावा यूट्यूब वीडियोज़ देखो जिनमें बता रखा हो कि कैसे तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, तुम्हें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो जाने से पहले एक दो बार वो देख के जाना. उसके अलावा एक दो बार खुद भी प्रैक्टिस करके जाना यूट्यूब से, या फिर कंप्यूटर पे एक दो बार प्रैक्टिस करके जाना. दैट्स ऑल. और तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि अगर तुम्हारे बोर्ड्स में थोड़े कम भी मार्क्स हैं, मतलब अभी मार्क्स तुम्हारे रिजल्ट तो नहीं आया है, बट अगर बोर्ड के एग्जाम्स तुम्हारे थोड़े ठीक नहीं भी हुए हैं तो डोंट वरी अबाउट इट. अब हाँ, तुम उसका ही सोचते रहो कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसा मत सोचो. सिर्फ फोकस करो CUET पे, क्योंकि वही अब डिसाइड करेगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है. अपना कंसिस्टेंट रहो, और जो अंजलि ने सारे पॉइंट्स बताए, NCERT पे फोकस करो, थॉरो रीडिंग करो. NCERT को इस तरीके से पढ़ो, सब्जेक्टिव तो नहीं देना है एग्जाम, अब तुम्हें उसे ऑब्जेक्टिव के तरीके से देखना है. जो भी टेबल्स हैं, कोई स्कीम्स हैं, टाइम लाइन्स हैं, उनको अच्छे से करो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए. और बाकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तुम कंसेप्ट को बिल्ड करो ज़्यादा अच्छे से, फिर उसकी मॉक टेस्ट लगाते रहो. So let us move to our next question, which is, should the students prioritize their course or college? आई विल सजेस्ट कि आप अपने कोर्स को प्रेफरेंस दो, बिकॉज जो लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है वो आपका कोर्स होगा, ना कि कॉलेज. अगर कॉलेज के नाम की बात है तो आपकी डिग्री पे सिर्फ देयर विल बी रिटन दिल्ली यूनिवर्सिटी. अभी कॉलेज कहीं पे मेंशन नहीं होगी. तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने कोर्स को प्रेफरेंस दो कि आपको क्या पढ़ना है, आप किस में इंटरेस्टेड हो. कॉलेज के हिसाब से नहीं, आपको अपने सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है. यस, शी इज़ राइट. आपको अपना कोर्स पे ही प्रेफरेंस देनी चाहिए. मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स अभी देखे हैं कॉलेज में कि कई स्टूडेंट्स प्रायोरिटाइज करते हैं कॉलेज को. मान लो आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल गया जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, लाइक कोई बंगाली मिल गई आपको, और आपने कभी बंगाली का कुछ आपको पता भी नहीं है, लेकिन एडमिशन मिल गया टॉप के कॉलेज में. तो लेकिन वो टॉप का कॉलेज आपको क्या ही हेल्प करेगा अगर आपका सब्जेक्ट ही ऐसा है और आपके फ्यूचर पूरा आपके सब्जेक्ट्स पे, आपके कोर्सेज पे डिपेंड करता है. तो प्रायोरिटाइज योर कोर्स देन योर कॉलेज. अपने फ्यूचर का सोच के लेना कि लाइक अगर तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हें आगे क्या काम आने वाला है. अगर तुम्हें लैंग्वेज में जाना है तो तुम लैंग्वेज ले सकते हो, उसमें कुछ नहीं है. अगर UPSC दे रहे हो अपना, तुम्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई लैंग्वेज रखनी है तो तुम लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लो आराम से लैंग्वेज. पर तुम उससे जानते ही नहीं और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हें आगे जाके क्या करना है, तो फिर वहाँ पर तुम अपने कॉलेज को प्रेफरेंस दो. तो लाइक ये तुम्हारे आगे किसी काम इतना बेनिफिशियल नहीं होने वाला तुम्हारे लिए, जितना तुम अगर अपने कोर्स को प्रेफरेंस दोगे वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. कि लाइक अगर तुम्हें नॉर्थ कैंपस मिल रहा है तो आई फील कि नॉर्थ कैंपस में थोड़ी वाइब ज़्यादा है पढ़ने वाली, कि लाइक सारे कॉलेजेस पास में, जैसे मिरांडा हो या फिर खालसा, फिर SRCC, DRC या फिर रामजस, हंसराज, हिंदू, स्टेफन, सब पास में. तो लाइक एक पूरा कैंपस बना रहता है, तो लाइक बच्चों से इंटरेक्ट करना तो ज़्यादा रहता है आई गेस नॉर्थ कैंपस में. So the third question is, what transformation do you feel by transition from school to college life, and what changes do you feel in yourself being a DU student? स्कूल से कॉलेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक जैसे तुम कॉलेज में आते हो ना, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील होने लगती है, थोड़ा सा तुम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो, थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हो. स्कूल इट्स लाइक कि तुम्हारे सामने सब कुछ रखा हुआ है, इट्स लाइक कि तुम्हें बस खाना है, तुम्हारे प्लेट में सब कुछ सजा के रखा है खाना. कॉलेज में तुम्हें आके खाना ढूंढ के अपनी प्लेट में खाना रखना है, बिकॉज इट्स लाइक कि लाइक स्कूल में तुम्हें पता है यू हैव ए बुक, एक तुम्हारे पास बुक है NCERT की, तुम्हें पढ़ना है, उसमें से तुम्हारा सब कुछ उसी में से आने वाला है, तुम्हें पता है कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. बट जैसे तुम कॉलेज में आते हो तो यहाँ तुम्हें सिलेबस मिलता है, और ये नहीं है कि तुम्हारे एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक काफ़ी होगी, नहीं. तुम्हें एक सब्जेक्ट में कम से कम 3-4 बुक से रेफरेंस लेना पड़ सकता है. हर टॉपिक के लिए तुम अलग बुक देखोगे, अलग साइट्स पे जाओगे, डेटा तुम्हें खुद कलेक्ट करना है. तो यहाँ पे एक तरह से ऐसे नहीं है प्रोफेसर तुम्हें गाइड नहीं करेंगे, प्रोफेसर्स तुम्हें गाइड करेंगे तुम्हें कौन सी बुक लेनी है, कौन सी साइड जानी है, पर जो ढूंढने का काम होगा, अपने नोट्स बनाने होंगे, दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. टीचर्स तुम्हारी हेल्प करेंगे, पर फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ जाती है कि तुम्हारे कैसे नोट्स बन रहे हैं, तुम कैसे पढ़ रहे हो, वो सारा तुम पे हो जाता है, तुम्हें ही अपना सब कुछ देखना होता है.
सेकेंडली कॉलेज में आके तुम्हें नया नया सीखने को मिलता है, नई नई स्किल्स तुम में डेवलप होती है। जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। डिबेटिंग सोसाइटीज़ तुम ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे तुम डिबेट करोगे, अपने थॉट्स रखोगे सामने। प्रेजेंटेशन होगी जिसमें तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तुम्हारी एडिटिंग स्किल्स बढ़ेगी। कई सोसाइटीज़ होती है जिनमें तुम पार्ट ले सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो पढ़ाई के साथ साथ तुम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले सकते हो, जैसे कि किसी NGOs में भी तुम पार्ट ले सकते हो। एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हो, तुम्हारी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो तुम बाहर के लोगों से कनेक्ट होते हो। स्कूल में तुम सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हो, पर जब तुम कॉलेज में आते हो तुम एकदम बाहर निकल सकते हो। तुम अलग अलग जगह पे जाके लोगों से मिल सकते हो, बस्ती वाले लोगों से मिल सकते हो, मार्केट में जा सकते हो। तुम्हें यहाँ आके तुम्हें बार्गेनिंग भी आ जाएगी, पता है। बार्गेनिंग स्किल्स विल ऑल्सो डेवलप इन यू। तुम्हें सब कुछ खुद ही लाना पड़ेगा अपने लिए। घर की तरह सब कुछ तुम्हें आके मिलेगा नहीं, सब कुछ तुम्हें लाना है, चाहे वो नोटबुक से हो के सब्जी हो गई, कुछ भी हो गया, तुम्हें खुद ही मार्केट जाके सबको हैंडल तुम्हें ही करना है। तो एक कॉन्फिडेंस तुम्हें बिल्ड हो जाता है लोगों से बात करने का। और भी काफ़ी चेंजेस हैं, आओगे तो सब पता चलेगा। यस, ये सारे पॉइंटर्स तो है ही। मैं अपनी साइड से ये बताऊंगी कि जब हम स्कूल में होते हैं तो अगर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं तो स्कूल बस है, सेफ़ एनवायरनमेंट है, या फिर हमारे पेरेंट्स हमें हेल्प करते हैं हर चीज़ में, बहुत ही सेफ़ एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं। लेकिन जब हम कॉलेज में हो गए तो फिर उसके बाद हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करना पड़ता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने जाने की, बारिश है तो भी आपको सोचना पड़ेगा भाई आज छाता लेके जाना है मुझे, आज अम्ब्रेला ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी सोचनी पड़ती हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ओके, so now we are moving towards the fourth question, which is things that you think a fresher must know before coming to Delhi University. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी तुम्हें कॉलेज मिला है उस कॉलेज के बारे में अब तुम सर्च करो भाई कि तुम कैसा कॉलेज है, उसके डिपार्टमेंट्स, उसकी सोसाइटीज़, क्लब्स, क्योंकि कई सारी सोसाइटीज़ और क्लब्स होते हैं। जैसे तुम कॉलेज में आते हो, तुम्हारा ओरिएंटेशन हुआ, तुम्हें अपने डिपार्टमेंट के बारे में पता चला, अपने कोर्स के बारे में पता चला, सोसाइटीज़ का भी ओरिएंटेशन होता है। बट जैसे तुम आते हो ना एकदम से उनके फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं तुम्हें उनमें वॉलंटियर के लिए, तो तुम्हें इनके बारे में पता होना चाहिए कि तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो तुम उससे रिलेटेड सोसाइटी ज्वाइन करोगे या क्लब ज्वाइन करोगे, तो तुम्हें अपने कॉलेज की सोसाइटीज़, क्लब्स वगैरह में पता होना चाहिए, कोर्सेज़ का पता होना चाहिए, अपने कॉलेज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, प्रिंसिपल वगैरह कौन है। और सेकेंडली अगर तुम आ रहे हो तो हॉस्टल्स के लिए, मोस्टली तुम दिल्ली में आ रहे हो तो तुम हॉस्टल में ही रहोगे, तो किसी भी हॉस्टल में एडमिशन लेने से पहले उस हॉस्टल के बारे में भी अच्छे से रिसर्च करो कि लाइक हॉस्टल कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, फीस वगैरह कैसी है, फैसिलिटीज़ क्या है। कई सारे हॉस्टल्स होते हैं जिनकी वेबसाइट्स भी होती हैं, तो लाइक तुम अच्छे से सर्च करो। और एक और चीज़ होती है कि तुम किसी के चक्कर में मत आओ कि कोई तुम्हें हॉस्टल दिखाने ले जा रहा है। तो कोई भी ब्रोकर बुक करने से पहले भी कई बार होता है कि तुम नए नए आए हो तो लाइक ब्रोकर्स तुम्हें कुछ भी बोलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने ब्रोकर पे ट्रस्ट करो, वो तुम्हें अच्छा ही दिखाएगा। पर तुम इंटरनेट है आजकल तुम्हारे पास, तो तुम इंटरनेट से आसानी से देख सकते हो कि कौन सा हॉस्टल कैसा है, उसकी फैसिलिटीज़ क्या है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर हॉस्टल में आ रहे हो तो सबसे पहले ये भी सर्च कर लेना तुम्हें क्या क्या चाहिए, अपनी नीडफुल लिस्ट पूरी करके आना, सब कुछ लेके आना। वैसे तुम यहाँ के बाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है 1-2 महीने, तो अपनी नीड की सारी चीज़ें तुम लेके आओ बस। और मैं यही एडवाइस दूंगी कि बी कॉन्फिडेंट। मैं बार बार बी कॉन्फिडेंट एडवाइस दे रही हूँ। बी कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम अभी तो अपने आसपास के लोगों के पास ही थे, हमारे स्कूल में सब हमारे नोन होते हैं, हमारे एरिया के होते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा, और हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं कई बार छोटी क्लासेस से ही, तो हमें एक नई जगह ऐसी लगती है कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, सब बच्चे कैसे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई कहीं से। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग सेम ही होते हैं। अंजलि भी राजस्थान से है, मतलब जैसे तुम्हारी जो एज है वो भी उनकी एज है, उनका भी फर्स्ट टाइम, उनके लिए भी कोई पहले से उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो भी नए ही है, सब सेम ही होता है। तो लाइक इसको लेके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना बस बेस्ट करो, CUET में बेस्ट कॉलेज में जाओ और एक्सप्लोर करो जितना तुम कर सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ही मिलेगा। तुम्हारी कॉलेज लाइफ बेस्ट होने वाली है, तो आराम से चिल रहना। मतलब 1-2 महीने तुम्हें हो सकता है एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके बाद सब रिलैक्स हो जाता है, सब तुम्हें लगता है हाँ ये भी पता है, अब तो बताइए क्या करना है, सब तुम्हारे समझ में आने लगता है। और अगर तुम्हें कुछ ना आ रहा हो, मान लो तुम किस चीज़ में डिफ़िकल्टी हो रही है, किस चीज़ को लेके परेशान हो, अपने प्रोफेसर से बात करो। ऐसा नहीं है, कई प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, तुम्हारे बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, तुम उनसे क्लास के बाद मिलो सब। अगर प्रोफेसर से बात नहीं कर पा रहे, सीनियर्स से बात करो, सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तुम्हें हर जगह गाइड करेंगे, वो अपने नोट्स भी शेयर करेंगे, रीडिंग्स बताएंगे तुम्हें। तो लाइक आते टाइम आओ जब अपने सीनियर से बात करो, उनके साथ कनेक्ट में रहो, प्रोफेसर से आराम से बात करो। ऐसे मतलब खुद के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ ना आ रहा हो की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग भी आपकी तरह है, और हमें भी पहले से लगता था कि क्या पता वो लोग रूड हो या फिर कुछ भी लग सकता है आपको, तो ऐसा बिल्कुल फील करने की ज़रूरत नहीं है।
सब लोग बहुत हेल्पफुल है और आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द बेस्ट एंड द वर्स्ट पार्ट्स ऑफ हॉस्टल लाइफ एट दिल्ली यूनिवर्सिटी? हाँ, बेस्ट और वर्स्ट आने से पहले तुम्हें डराना नहीं चाहूँगा, पर सबसे बेस्ट जो होता है, बेस्ट चीज़ होती है तुम्हें जो लोग मिलते हैं, जो तुम्हारे रूममेट्स होते हैं या फिर जो तुम्हारे फ्लिटमेट्स होते हैं, हॉस्टल वाले लोग होते हैं, आसपास के रूम्स के लोग होते हैं, वो तुम्हें हॉस्टल में सबसे बेस्ट मिलते हैं. क्योंकि वो लोग ऐसे हैं ना, तुम घर से दूर हो तो ऑब्वियसली तुम्हें होम सिकनेस होगी, घर की याद आएगी. वो लोग ऐसे हैं, तुम्हारे दोस्त भी बनेंगे, तुम्हारे घर वाले भी बनेंगे, तुम उनसे सब कुछ शेयर कर सकते हो. लाइक तुम्हारे लाइफ में क्या चला, क्या हुआ कॉलेज में, तो तुम सबसे पहले आके उन्हें बताओगे. तो जो सबसे बेस्ट थिंग तुम्हें मिलेगी ना, वो वही लोग होंगे. तुम्हारे रूममेट होगी, तुम्हारा हॉस्टल होगा, हॉस्टल के लोग होंगे, हॉस्टल वाले भैया हो गए, वार्डन हो गए, वो सब तुम्हें घर सा फील ही होगा अगर वो तुम्हें अच्छे मिल जाते हैं तो ये जो मुझे अपने हॉस्टल में सबसे अच्छी चीज़ मिली है वो यही है. नए नए एक्सपीरियंस होते हैं. तो जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट थिंग है हॉस्टल की, पहला घर की याद आना, दूसरा खाना. दिल्ली में तुम कहीं भी रहो, किसी भी हॉस्टल में या पीजी में रहो, तुम्हें खाना वैसा नहीं लगेगा जैसे घर का लगता है. तो खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली. मेरा हॉस्टल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही हूँ, तो मैं इसका तो आंसर नहीं दे सकती. लेकिन मैं सुनती रहती हूँ इनसे बहुत हॉस्टल के बारे में. मैं डे स्कॉलर हूँ, तो मैं डे स्कॉलर की कोई प्रॉब्लम्स बता सकती हूँ कि उसमें वर्स्ट क्या है. डे स्कॉलर्स को कई बार दूर से आना पड़ता है, तो फिर आपको टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है, लेकिन इतना वो भी नहीं है. आपको खाना लेकिन अच्छा मिल जाएगा. खाना अच्छा मिल जाएगा अगर आप घर से आ रहे हो तो. और अगर आपके दोस्त जो घर से आ रहे हो, आपके लिए अच्छा खाना भी ले आएंगे. प्लस पॉइंट. तो ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे जो घर से डे स्कॉलर हो. हाँ, ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइज.